नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। तो ये तय माने कि 24 के चुनाव में 5 बड़े मुद्दों में एक मुद्दा परिवारवाद भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी तेलंगाना में मोदी परिवार की ब्रांडिंग की और कहा इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए फैमिली फर्स्ट है, लेकिन उनके लिए नेशन फर्स्ट है। उसके नेता अपने महल और खोटियां खड़ी करने में लगे हैं, लेकिन मैं गरीब परिवारजनों के घर बनाने में लगा हूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में महाकाल में पूजा करने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेसियों की गारंटी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास सिर्फ एक ही गारंटी है, वो है झूठे वादों की गारंटी। भाषणों और रैलियों से हटकर दूसरी कसरतें भी तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर में यूपी में योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट में 4 मंत्री जोड़ने जा रहे हैं। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ है। दोनों के एक मंत्री बनेंगे। राजभर तो कई दिनों से मंत्री बनाए जाने की गारंटी मांग रहे थे। 2 मंत्री बीजेपी की भी बनेंगे। यूपी की 80 में से 80 सीटों के लिए कोई कसर न रह जाए, इसलिए इस कैबिनेट विस्तार में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इंडिया का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कल अर्जुन मोरवड़िया ने कांग्रेस छोड़ी थी और आज बीजेपी में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा भी आज मोदी परिवार में आ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट की जज की नौकरी छोड़ने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय का भी लगभग तय है कि बीजेपी में ही जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इस साल चुनाव से पहले आयराम गैराम का ये राउंड आता ही है। जितने लोग एनडीए से जुड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है यही तो मोदी परिवार का क्रेज है। कांग्रेस पूछ रही है कि मोदी की गारंटी में इतना ही दम है तो दूसरों के नेता तोड़ने में क्यों लगे हुए हो। की बार 400 नेताओं की समर्थन की जो चाहत थी, उनके संघर्षों के बल पे हम लोग सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माने योगी जी के उनके सानिध्य, उनके गार्जियनशिप में हम लोग उनकी कैबिनेट में जगह मिली हुई है। कल उनका फ़ोन आया था, अब आपको लखनऊ जाना है, आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था। सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी का परिवार बढ़ रहा है और इंडिया का परिवार या ये कहे कांग्रेस का परिवार लगातार घट रहा है। आज राजेश पांडे और अर्जुन मोरवड़िया दोनों जो है पार्टी छोड़कर आ गए हैं बीजेपी के अंदर। क्या संकेत कांग्रेस के लिए, समझने की कोशिश करेंगे। अनिल यादव प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ है। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ है। AK वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता है और राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल यादव जी, शुरुआत आपसे करता हूं। मोदी का परिवार बढ़ रहा है और आपका परिवार घट रहा है, ऐसा क्यों भाई? क्या कारण है? अर्जुन मोरवड़िया, राजेश पांडे छोड़कर जाते जा रहे हैं। अनिल यादव जी, आपको देखिए 90 सेकंड का टाइमर सबके लिए। भारतीय जनता जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो हमारे नेताओं को पोच करने के हैं, ये तो साबित कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अगर उनके नेताओं ने जनता के बीच में काम किया होता तो उन्हें आज कांग्रेस के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ जाती। और जहां तक परिवार की बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है। मैं यदि इस बात को सत्य मान लूं तो ये बताइए, ये जो हरियाणा के बॉर्डर में हजारों किसान बैठे हुए हैं, ये इनको क्यों दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है? ये मोदी जी से बात ही तो करना चाह रहे हैं। अग्निवीर के लगभग 2.5 लाख ऐसे जो अग्निवीर से पहले सेलेक्ट हुए सैनिक हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। क्यों मोदी जी नहीं मिलते हैं? और लखनऊ से, क्योंकि हमारे राकेश त्रिपाठी है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाले हैं लखनऊ में, आज भी डंडे खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो यदि ये आपका परिवार है तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में सच्चाई दीपक जी ये है कि ये सिर्फ जुमला है मोदी जी का और जुमलों की तरह। अब परिवार तो वाकई में इनका बृजभूषण शरण सिंह है। तभी हमने देखा कि दिल्ली में जब बेटियां आरोप लगा रही थी तो पुलिस उन बेटियों को घसीट रही थी, बृजभूषण को कुछ नहीं कह रही थी। कुलदीप सेंगर है इनका परिवार। अजय मिश्रा टैनी है, जिसका बेटा किसानों पर गाड़ियां चला देता, कुचल देता, ये उनका परिवार है। नीरव मोदी हजारों करोड़ रुपए लेके चला गया, वो मोदी जी का परिवार है, तभी तो आज तक वापस नहीं आए। मेहुल चौकसी को नरेंद्र मोदी खुद भाई कहते हैं। तो असली परिवार तो मोदी जी का ये है जो देश को लूट के ले जा रहे हैं। छात्रों से, महिलाओं से, किसानों से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि गठबंधन की बात हो, इसकी मंत्रिमंडल की बात हो रही, तो एक बात कहना चाहता हूं, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये जरूरी
जरूरी नहीं है, ये तो मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाई हुई है। और जब इतने मन से जनता ने सरकार बनाई थी तो आज वो जनता त्राही त्राही कर रही है। आप देख लीजिए, आज की घटना बता रहा हूं, शाहजहांपुर में। अच्छा अनिल भाई, समय का ख्याल रखिए प्लीज। सभी प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, 90 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, बहुत विषय, बहुत डिबेट में टाइम है और मैं सबको पर्याप्त समय देता हूं, टोका टोकी कम करता हूं, तो कृपया समय की मर्यादा को समझे। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, आपका ये मंत्रिमंडल विस्तार, अभी अनिल यादव ने कहा जरूरी नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर साहब कल फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि भाजपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत हो गया है, गठबंधन की मजबूत हो गई है रस्सी, यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। ये संकट तो कांग्रेस पार्टी के साथ है कि आज कांग्रेस पार्टी को सहारा नहीं मिलेगा तो ये एक सीट अपनी कैसे बचा पाए। ये श्रीमती सोनिया जी जो एक सीट रायबरेली की जीती थी, वो सीट भी कैसे बचा पाए, इसको लेकर के सारी जद्दोजहद है। क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे राहुल गांधी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, क्योंकि हमने तो आपका कार्यक्रम ताल ठोक के है ना, हमने तो अपनी ताल ठोक दी है। 195 कैंडिडेट घोषित कर दिए, यूपी के 51 कैंडिडेट घोषित कर दिए, स्मृति ईरानी जी को घोषित कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी ताल में ताल मिला नहीं पा रही है। ये समाजवादी पार्टी के साथ बेसुरा ताल अभी इनका चल रहा है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गठबंधन अब भी कैसे स्वरूप में हो, कितनी सीटों पर कैसे शेयरिंग बने, जो अब तक गठबंधन का स्वरूप न तय कर पाया हो, जो अब तक ये नहीं तय कर पा रहा है कि किन किन सीटों पर कैसे कौन कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। वहां उनके अंदर इस तरह की घबराहट का होना स्वाभाविक है। जितने मुद्दे अनिल यादव ने उठाए, ये सारे मुद्दे 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में उठा करके गए थे। ये लखीमपुर का मुद्दा लेकर के गए थे ना, लखीमपुर में क्या हुआ, लखीमपुर की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये जाति और मजहब के समीकरण गांठते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को एक परिवार के रूप में स्वीकार कर रही है और इसलिए जितना ये मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला करेंगे, आक्षेप करेंगे, उतना ज्यादा मोदी जी का वोट और प्रचंडता से, मजबूती से एकजुट होता जाएगा। क्योंकि हमने जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज चाहे आवास हो, चाहे पेयजल हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, आज आत्मसम्मान से जीवन को बढ़ाया है। इसलिए हमें भरोसा है। ठीक है, सीधे मैं अजीज खान साहब के पास चलता हूं। अजीज खान साहब हमेशा की तरह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। खान साहब ये बताइए, ये स्मार्टनेस आप चुनाव में भी दिखा रहे हैं कि राकेश त्रिपाठी जी जो है कुछ गेम कर जाएंगे। वो कहते हैं ना, आपके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं खेला होबे, तो कोई इस बार एसपी और कांग्रेस का खेला ना हो जाबे। देखिए दीपक जी, इसी स्मार्टनेस की वजह से तो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि अगर वो डरे ना होते तो आज आप सब समझिए कि चुनाव के थोड़े से दिन बचे हैं और जिस तरह कैबिनेट का वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कैबिनेट का एक्सपेंशन कर देने से जो इन्होंने 10 साल काम नहीं किया, जनता को धोखा दिया, गुमराह किया, बड़े बड़े वायदे किए, क्या वो वादे जनता भूल जाएगी? क्या वो भूल जाएगी कि इन्होंने हमें गुमराह किया? सवाल इस बात का है, चाहे ये कैबिनेट का एक्सपेंशन करें या कितने बड़े बड़े दांव लगा दें, लेकिन इस बार 2024 में हालात उलटने जा रहा है, क्योंकि इनके पक्ष में हालात नहीं आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इन्होंने वायदा किया था। अभी इन्होंने कहा साहब कि हमने टिकट बहुत जल्द डिसाइड कर दिया और लोगों को घोषित कर दिया। कई सारे लोगों को इन्होंने काट दिया। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी से कि इन्होंने जो टिकट जिनके काटे हैं, क्या ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ये बताएं कि आखिर टिकट उनके क्यों काटे गए? उन्होंने काम नहीं किया और माननीय मोदी जी उन्हीं की सराहना बड़े बड़े लेवल पे तमाम हल्ला दंगा करते थे कि साहब हमारे जो सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। आखिर अगर उन्होंने काम किया तो आखिर टिकट क्यों काटा गया? टिकट घोषित कर देना, नए चेहरों को लाने से क्या इनकी जो कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या उस पर जवाब नहीं बनेगा इनका? क्या इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। देखिए एक बात आप समझिए, जो परिवार की बात अभी कर रहे थे, साहब मेरा परिवार है, यकीनन अगर परिवार होता तो आज किसान के ऊपर जिस तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिस तरह कील कांटे लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, यकीन मानिए शायद ऐसा ना होता। अगर परिवार की वाकई में इनको चिंता होती तो ये ऐसा नहीं करते। लेकिन इनको परिवार से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। इनको सत्ता की मलाई चाहिए और आज उसके लिए इनको काम से कोई मतलब नहीं है। काम से कोई मतलब नहीं है राकेश त्रिपाठी जी, बस आप इस तरह की थोड़ी जातिगत इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को ले जाते हैं, अपने साथ शामिल करा लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। काम से तो आप लोगों का दूर दूर कोई लेना देना नहीं है राकेश त्रिपाठी जी, ये दावा है अजीज खान साहब का।
देखिए दीपक जी, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं कमाल है, तुमको अब भी यकीन नहीं। ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इनकी पार्टी से दारा सिंह चौहान निर्वाचित एमएलए थे, क्यों पार्टी छोड़ करके चले आए। और भारतीय जनता पार्टी ने आज देखिए कैसे उनको मंत्री पद का शपथ दिलाई है। ये केवल कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना निरंतर विस्तार करने का काम कर रही है, अपनी विचारधारा का विस्तार करने का काम कर रही है, अपने वोट बैंक के विस्तार करने का काम कर रही है, अपना आधार बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, पार्टी छोड़ रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते इतनी बड़ी जवाबदारी देख रहे थे, वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, फिर भी कानों पर जू नहीं रह रही है। एक बार भी अपने आप में इस बात को लेकर के विचार राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार हिमाचल में इतनी बड़ी फूट क्यों पड़ी हुई है, क्यों नेतृत्व से निराश है, क्यों नेतृत्व से परेशान है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का काम नहीं करेंगे, संवाद का अभाव है, अभिमान के साथ रहेंगे, अपने परिवार में बातचीत करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह के अहंकार है और अखिलेश यादव जी जिस तरह से चाटुकार लोगों से घिरे हैं, उसके कारण ही आज ये दशा है। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीखने को, समझने को तैयार नहीं है। अभी जब चुनाव परिणाम निगेटिव होगा, जब ये पराजित हो जाएंगे, तो फिर ईवीएम पर दोष ठहराना शुरू करेंगे, मीडिया पर दोष ठहराना शुरू करेंगे, इलेक्शन मशीनरी पर दोष ठहराना शुरू करेंगे। मैं मानता हूं कि समय रहते तैयारी करनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी समय रहते पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब परिणाम फेल का आता है ना, तो कहते हैं बिजली नहीं आ रही थी, पड़ोसियों के यहाँ डीजे तेज बज रहा था, स्कूल में मास्टर नहीं आते थे, वो तो एग्जाम के दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा था। तरह तरह के कारण गिनाने का काम करेंगे। सच ये है कि एग्जाम की तैयारी अपनी ठीक से करनी चाहिए, वो तैयारी ठीक से नहीं कर रहे। ठीक है अनिल यादव जी, एग्जाम की तैयारी ठीक से करी आपने, बताइए। आऊंगा अजीत भाई, अनिल यादव से एक जवाब आपसे, और साथ ही एक वाजपेयी जी को जोड़ूंगा। सुन लीजिए सर, तैयारी ठीक करिए। जी, एग्जाम की तैयारी तो उन बच्चों ने भी ठीक करी थी जो 60 लाख से ज्यादा बच्चे थे जो पेपर देने आए थे पुलिस भर्ती का और आरओ का। उनका क्या हुआ? उनका पेपर लीक हो गया। उनके परिवार आशा उम्मीद लगाए बैठे रहे कि ये बच्चे वर्दी में वापस लौटेंगे, पेपर पास करेंगे, लेकिन पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने 19 पेपर लीक करा दिए। और दीपक जी, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए राजनीति भूल जाइए, धरातल पे क्या हो रहा है उसकी बात कर लीजिए। आज शाहजहांपुर का एक ऑटो वाला एफआईआर लिखवाने, चोरी की एफआईआर लिखवाने थाने में गया, मजबूरन उसे आत्मदाह करना पड़ा क्योंकि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। रामपुर में दलित बच्चे को पुलिस की गोली से मारा गया, नहीं मारा गया? आप बताइए मुझे। कानपुर में 2 बच्चियां पेड़ से लटकी हुई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, मिली या नहीं मिली? ये राजनीति की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जब ये बात कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, इनको वाकई में जनता ने बड़े मन से चुना, करोड़ों लोगों ने बड़े मन से इनको वोट दिया, लेकिन आज वही जनता त्राही त्राही कर रही है। हर मुद्दे पे, हर पटल पर यह सरकार फेल है। और अगर ये फेल नहीं होती, इन्होंने काम किया होता, तो इन्हें बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ठीक कहा, राजभर जी तो अभी कल तक भी सलेमपुर के जो इनके नामित प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ भाषण दे रहे थे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी भाई उनको लेने की? लेकिन आपकी मजबूरी, आप जानते हैं, काम किया नहीं है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई टिकट दे लोकसभा का, उसके प्रत्याशी छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति का पता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए जा रही है, एक के बाद एक नया कारनामा आया जा रहा है। बीएचयू में दुष्कर्म के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न पे नंबर 1 पे बन गया। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, जो राकेश त्रिपाठी भी जिनसे अग्री करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा अनिल यादव जी, इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी सारी दिक्कतें हैं अनिल यादव जी, एक सप्लीमेंट्री प्लीज राकेश जी पूछते हैं। आज आप घोषित कर दीजिए कि रायबरेली और अमेठी से राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे। इतनी बुरी हालत तो उत्तर प्रदेश में तो जीत जाएंगे, लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए। लड़ेंगे राहुल गांधी और आदरणीय प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी से? इतनी बुरी हालत है सर। देखिए, हमारी बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जवाब सुन लीजिए। देखिए, हमारी पार्टी कोई 2 लोगों की पार्टी तो है नहीं कि एक ने कह दिया ऐसा होना है, दूसरे ने इंप्लीमेंट करा दिया। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सीईसी की बॉडी डिसाइड करती है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, चाहे फिर वो खड़गे जी हो, चाहे वो आदरणीय राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो। ये पार्टी डिसाइड करती है और उसका एक तरीका है। ऐसा थोड़ी है कि जेपी नड्डा जी को धक्का मार दिया, वो राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी बेचारे पीछे बैठ जाते हैं। उनको माला मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को पहनानी पड़ती है, जबकि वो कई बार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अब मोदी जी से सीनियर भी हैं। हमारी पार्टी में ये सब नहीं चलता। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जहां से लड़ेंगे वहां से जीत के आएंगे। रायबरेली अमेठी पूछ रहा हूं सर, लड़ेंगे या नहीं? हाँ या नहीं? कोई संभावना है? उनका नाम भेजा है लोकल कमेटी ने? बता रहा हूं,
संभावना है। पार्टी अगर पार्टी फैसला लेगी तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे, पार्टी फैसला लेगी इस बारे में तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीत जाएंगे। वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं, वाजपेयी जी को बहुत अनुभव है राष्ट्रीय राजनीति का। वाजपेयी जी, राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे रायबरेली अमेठी से? माता जी ने तो खाली कर दी, राजस्थान चली गई है। इनसे हाजीपुर पूछ लीजिए ना। नहीं, हाजीपुर तो पूछूंगा इनसे। हाजीपुर बताइए, चाचा भतीजा का झगड़ा होगा, ये भी बता दीजिए वाजपेयी जी। अनिल यादव जी की फरमाइश पे सवाल है, मैं पूछता हूँ, लॉजिकल सवाल पूछा अनिल यादव जी। बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी तो पिछली बार छोड़ के चले गए थे, ये उनको पता ही है कि कहाँ से चुनाव जीत के आए हैं वो। दूसरी बात, यहाँ हाजीपुर का सवाल है, हाजीपुर पे हमारा क्लेम पूरी तरीके से सुरक्षित है और हाजीपुर से चिराग बाबू चुनाव लड़ेंगे, ये आप दिमाग में रख लीजिए हर तरीके से। नंबर 2, अभी मैं सुन रहा था खान साहब को क्या एतराज है कि बीजेपी ने अपने लोगों के टिकट क्यों काट दीजिए, आपको बताना पड़ेगा क्यों टिकट काटे। ये क्या आर्ग्यूमेंट है? जनता को इससे कंसर्न है कि बीजेपी कौन कैंडिडेट खड़ा करेगी कौन नहीं करेगी, ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। राजनीतिक पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, किसको टिकट देगी, किसको सिंबल नहीं देगी, उस पर दूसरी पार्टी को तो एतराज नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आओ कि मोदी जी का जो विश्वास है, मोदी की जो गारंटी है, मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, वो ऐसी हवा में नहीं बन जाती है। माफ करना, 10 साल में 14 में जीते, 19 में जीते और अब 24 में जीतने जा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जमीन पे काम किया है। काम करने की जब मैं बात करता हूं तो हर समाज के तबके के लिए काम किया और खास तौर से गरीब गुरबा के लिए। पहले कभी ऐसा हुआ कि 50,000 रुपए का ऋण जो है रेडी पटरी वाला जाए और बैंक से ले आए 1% साल के ब्याज पे? कभी हुआ ऐसा? कोई कलेक्ट्रल नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं चाहिए। कितनों के नाम मैं गिना सकता हूँ, वो आके वाहवाही करते हैं कि देखिए ये हुआ। कभी ये हुआ कि रेडी पटरी वालों को पेंशन मिला करेगी? हुआ कभी? किसी ने नहीं सोचा। कभी ये हुआ कि आदिवासी के बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए अलग से एक 25,000 करोड़ का फंड बना? ठीक है, सोचा कभी कांग्रेस ने जो 60 साल राज किए? अजीज खान साहब से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी। अजीज खान साहब से बोल लेते हैं। अनिल भाई, मैं आता हूं आपके पास। अजीज खान साहब, मुझे बताइए, आप अनिल यादव जी को प्रस्ताव दे दीजिए ना, रायबरेली अमेठी इतनी बुरी हालत है, जरूर जीतेगी कांग्रेस, आप लड़िए, आप भी दे दीजिए। सारा सहयोगी दल है, आप आपकी साइकिल पे वो सवार हैं। देखिए दीपक भाई, अभी वाजपेयी जी ने कहा ना वाजपेयी जी की बात छोड़िए ना, यादव जी को कुछ बोलिए ना। अरे सर बोलिए ना, रायबरेली अमेठी लड़ना चाहिए प्रियंका जी राहुल जी को, आप बताइए ना, आप सहयोगी पार्टी है, बड़े भाई हैं आप उनके। देखिए ये उनके पार्टी का डिसीजन, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन होगा। अगर वो चाहेंगे लड़ेंगे, ये उनका डिसीजन है। जीत जाएंगे अमेठी रायबरेली, लड़ेंगे तो दोनों। हमारी पार्टी अपने मैंने कहा दीपक भाई कि ये उनका डिसीजन है, वो तय करेंगे। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, दावा कर ही सकते हैं ना, आपके सहयोगी हैं। बताइए ना, ये साहब जीत जाएंगे कि नहीं अमेठी रायबरेली से, राहुल जी और प्रियंका जी? सर इस बार 80 के 80 जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। एक आप तो छोड़ दीजिए राकेश की पार्टी के लिए। अभी देखिए कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। अरे सुनिए ना, ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना से घबराते रहे, आज जाति की बात करते हैं। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम वोट मैनेज कर रहे हैं, आज जातियों की बात कर रहे हैं आप। जाटो समाज, चौहान समाज, अरे अगर इतनी जातियों की पड़ी है आपको, तो आप आखिर जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराया? आप जातियों को अगर वाकई हिस्सेदारी देना चाहते हैं तो कराइए जातीय जनगणना, देश में घोषित कर दीजिए। आपको जातियों से नहीं मतलब है, आपको वोट बैंक से मतलब है। क्या समाज के एक तबके को सिर्फ एक शख्स को मंत्री बनाने से क्या पूरी जाति को फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का मकसद यह है कि सिर्फ लॉलीपॉप दो, सिर्फ गुमराह करो, जनता को दिखाओ, इवेंट मैनेज करो। लेकिन एक बात आप जानिए, उत्तर प्रदेश में अगर हालत खराब ना होती, ये एक्सपेंशन इस बात को तय कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब है। ठीक है, त्रिपाठी जी, हालात बहुत खराब है कि चुनाव सर पर है, आगे नहीं बोल पा रहे। 4 दिन बाद सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी लड़े अमेठी और रायबरेली से, हम जितवा के भेजेंगे। देखिए, 2 बार आपने ये सवाल पूछा, अनिल यादव जी से भी पूछा, अजीज खान से भी पूछा, लेकिन दोनों ही इस बात का जवाब देने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। कारण है उसका, क्योंकि उसी रायबरेली की सीट है ऊंचाहार, जहां से विधायक थे इनके मनोज पांडे, इनके विधानसभा दल के सचेतक थे। और क्या हुआ, सचेतक साहब से सचेत ही ना हो पाएंगे, सचेतक साहब इनको अचानक बीच में छोड़ करके किनारे की राह उन्होंने देख ली है।
छत्तीसगढ़ साहब ने वास्तविकता में इनको आईना दिखाने का काम किया है। और इसी अमेठी सीट से इनके एक विधायक गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी इनको आईना दिखाने का काम किया। ये डर है, समाजवादी पार्टी के विधायक उनको छोड़ करके अमेठी रायबरेली से जा रहे हैं। अब इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसीलिए आज ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि हम अपने विधायक तो पहले बचा पाए। हमारे अमेठी रायबरेली के विधायक भागे चले जा रहे हैं। हम आपको कहां इस बात का आश्वासन दे दें कि आप अमेठी रायबरेली आइए और आपको हम जिता दें। सच बात तो यह है कि आज तो बहुत मुश्किल फंसी हुई है कि हम आजमगढ़ कैसे ठीक करें, हम कन्नौज कैसे ठीक करें, मैनपुरी बचा लें। ये इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि मैनपुरी की एक सीट किसी तरह से बचा लें। हम आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2019 के चुनाव में इनको 1 लाख से कम अंतर कर दिया था, जब मुलायम सिंह यादव जी स्वयं चुनाव लड़े थे, मायावती जी उनके लिए अपील करने गई थी। हम इस बार आश्वस्त हैं कि मैनपुरी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये भरोसा हम गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन लेकर के आए ना, ये जो नई योजना फिर अभी सूर्योदय लेकर के आए कि 1 करोड़ घरों में कैसे 2 किलोवाट के कनेक्शन पहुंचा करके घर घर उजाला पहुंचाएंगे। 300 यूनिट तक की बिजली उसकी फ्री हो जाएगी, अपने आप में उसको सुविधा मिल जाएगी। सौभाग्य योजना के तहत हर घर में जो हमने बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है ना, जो जीवन में खुशहाली लेकर आए हैं, उजाला लेकर आए हैं, उसके भरोसे हम ये कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें यूपी में और 370 से ज्यादा सीटें पूरे देश भर में, और एनडीए गठबंधन हमारा अब की बार 400 पार करेगा। ये उस आधार पर, उस भरोसे के आधार पर कह रहे हैं जिस भरोसे के आधार पर पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल लीडर मान रही है। ठीक है, अनिल यादव जी जवाब दे दीजिए। मैं सवाल नहीं पूछता, मैं कह रहा हूं आप भी दावा करिए कि अब की बार 400 बार। अनिल यादव जी, दावा करने में क्या जाता है, ये कर रहे हैं आप भी कर दीजिए अब की बार 400 बार। देखिए इन ये लोग तो मशहूर हैं जुमलेबाजी के लिए। हम लोग जुमलेबाजी के लिए थोड़ी जाने जाते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं। आज अगर एम्स की, आईआईटी की, दुनिया भर के संस्थानों की बात करी जाए तो कांग्रेस उसके लिए जाने जाती है, ये जुमलेबाजी के लिए जाने जाता है। ये 400 क्या, आप थोड़ी देर रुक जाइए, ये 500 भी कहने लगेंगे। इनके 2-4 अभी जब तक चुनाव हो रहा है, इनके 2-4 प्रत्याशियों की वीडियो और आ जाने दीजिए, 500 पार कर लेंगे। इनके एक सांसद का तो बड़ा बढ़िया सा गाना है कि वो रिमोट से क्या उठा देते हैं। तो ये ऐसे सूरमाओं के भरोसे तो ये 400 क्या 500 भी पार कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं बाराबंकी से कौन लड़ेगा? उपेंद्र रावत जी ने क्यों आखिरकार टिकट छोड़ दिया, बताएंगे जरा, बता दे तो थोड़ा जनता को भी पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग आपने पार्टी में रख रखे हैं। वाजपेयी जी कह रहे थे कि भाई मोदी जी की गारंटी जो है हवा में नहीं बनती। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं 100%। हवा में नहीं बनी है ये गारंटी। देश का 6000 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च करा है इस सरकार ने, तब जाके ये गारंटी बनी है जो आप टीवी दिखा रहा है या डिजिटल मीडिया दिखा रहा है। 6000 करोड़ का मतलब समझते हैं? कितने ही एम्स बन जाते, कितने ही हॉस्पिटल बन जाते, स्कूल बन जाती, यूनिवर्सिटी बन जाती। लेकिन ये 6000 मोदी जी की अपनी इमेज बनाने में गया हुआ है। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए समस्या प्रचार की नहीं है, समस्या है मुद्दों की बात की। आप गारंटी की बात कर रहे हैं, कोई भी मुझे बात बता दीजिए जो आपने चुनावी वादा किया हो, जो पूरा कर दिया हो। आपने ही तो कहा था कि स्मार्ट सिटी बनेंगी। उत्तर प्रदेश में एक भी स्मार्ट सिटी, राकेश भाई तो बड़े पढ़े लिखे हैं, वकील भी है, एक भी स्मार्ट सिटी अगर बनी है तो उसका नाम बता दे मुझे। 10 साल की मोदी सरकार होगी और मोदी सरकार का वादा था, उसमें एक ईंट भी अगर स्मार्ट सिटी की लगी है तो मुझे उसका नाम बता दे, मैं मान जाऊंगा कि मोदी की गारंटी है। अरे आप लोग तो सेना, दिवाली पर सेना से मिलने जाते हो क्योंकि फोटो ऑप कराना है, लेकिन सेना का बजट कम कर देते हो। आज अग्निवीर के 2.5 लाख सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही है, आपने सेना का भविष्य अंधकार में डाल दिया। पहली बार ऐसा होगा कि आज मैं मानता हूं मैं लेकिन फुट फॉर थॉट आपको दे रहा हूं। इसमें मेरा मेरी एक बात दीपक जी, देखो बता रहे हैं और अनिल यादव जी आप बता रहे हैं गलत कही हो तो आप बताइए। ना आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर बार बार क्यों जीत जाते हैं कि वाजपेयी साहब 6,000 करोड़ रुपए अपने इमेज पे खर्च करके? वाजपेयी साहब ऐसा है, हम 2 कारणों से जीते हैं, एक तो काम के कारण से और दूसरा ये डिफॉल्ट जो विपक्ष का है। विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला है पिछले 10 सालों में। ये जो टेप चल रही है ना, यही टेप चलाते हैं, इससे वोट मिलता नहीं है। अब आप मैं इनको गिना दूं क्या क्या मुद्दे लगाए, झूठे सच्चे, और भाग लिए, लगाए और भाग लिए। इन्होंने शुरू किया था राफेल से, जब ये जहाज उड़ाया करते थे कागज के बना के और सड़कों पर राफेल की मशीन रख के घूमते थे, क्या हुआ उसका? फिर आ गए पेगासस पे, क्या हुआ उसका? फिर आ गए चौकीदार चोर पे, फिर माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ उसका? फिर उसके बाद आ गए अडानी पे, फिर आ गए हिंडनबर्ग पे। मेरा मकसद ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करते हैं और जो वादे किए हैं उसमें से 95% वादे पूरे कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं कि आपने 100% नहीं किए, आपने 15 लाख रुपए नहीं दिए या 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी। ये जनता महसूस कर रही है। जिसको पक्के मकान मिल रहे हैं और मकान की रजिस्ट्री उस महिला के नाम हो रही है ना, वो सिर्फ मोदी मोदी करती है और कुछ नहीं करती है उसके अलावा।
शौचालय बने, इज्जत घर जो बना के दिए ना, ये मोदी सरकार ने बना के दिए। बनाने को आप भी बना सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ नारे दिए, काम नहीं किया। जब मुफ्त अनाज गरीबों को मिलता है ना, तो वो सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। ये विश्वास उससे आया है अनिल यादव जी, क्रेडिबिलिटी उससे बनी है और गारंटी भी उसी से बनी है कि मोदी की गारंटी है। कहाँ है आप? फील्ड में कौन है? मोदी के सामने कौन खड़ा है ये तो बताइए ना, कौन खड़ा है ये बताइए मेरे को। कोरोना की मुसीबत आई, 160 देशों को खटाखट वैक्सीन बना के यही मोदी सरकार ने सप्लाई किया, जिससे पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मतलब क्या कहोगे आप लोग? तो उसको भी अपोज करते थे। सोचना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा। खाली बातों से नहीं चलने वाला। वाजपेयी जी, कोरोना का जिक्र मत करिए, रिजल्ट आ जाएगा। कोरोना का जिक्र मत करिए। लोगों ने देखा है कि गंगा की नदी में लाशों को बहते हुए देखा है इस देश ने। आपने महिलाएं अपने सर, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि ताल ठोक के की डिबेट पूरा देश सुने, और ये पूरा देश ये डिबेट सुनता भी है और अपने हिसाब से फैसला करे। मेरी तो शुभकामनाएं अजीत भाई के साथ हैं कि अखिलेश जी जीते, राहुल जी, प्रियंका जी जीते, अनिल यादव जी के साथ शुभकामनाएं, चिराग जी जीते, उनके चाचा जीते। ये शुभकामनाएं वाजपेयी जी को और राकेश त्रिपाठी जी को कि भाई आप अपना जो वादा कर रहे हैं, उस आप जो नारा लगा रहे हैं वो नारा पूरा करिए। चलिए यहीं पर रुकते हैं। जी न्यूज़।